नमस्कार दोस्तों। मैं कपिल मित्तल आप लोगों का हमारे चैनल कंपटीशन टाइम्स आईएएस पे स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वाजीराम के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। और ये आज 21 अगस्त 2020 के हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस and like our videos and share this with your friends. Okay, so let's start. Question 1, कोरोना फाइटर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। कोरोना फाइटर्स, पहला कथन है खेल कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्यवहार सिखाने के लिए एक नया और बेहद रचनात्मक तरीका प्रस्तुत करता है। स्टेटमेंट 2, खेल को वास्तविक दुनिया में खिलाड़ियों के कार्यों को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उन्हें सही सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने के लिए याद दिलाया जा सके। यहाँ पर दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। पहला कथन दूसरा कथन दोनों सही हैं और इसीलिए आंसर क्या होगा, सी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना फाइटर्स के लिए कोविड-19 पर एक नई प्रकार की इंटरेक्टिव गेम की शुरुआत की है, और जो कि खेल कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्यवहार सिखाने के लिए एक नया और बेहद रचनात्मक तरीका प्रस्तुत करता है। फाइन। और खेल को वास्तविक दुनिया में खिलाड़ियों के कार्यों को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उन्हें सही सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने के लिए याद दिलाया जा सके। तो नया क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है भारत और इजराइल ने एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो उनके रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए सहयोग के कार्यक्रम के लिए 3 साल की रूपरेखा तैयार करता है, और ये सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है वर्ष 2020-23 के दोनों देशों के बीच सहयोग का कार्यक्रम 18 मई 1993 को उनके बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक समझौते पर आधारित है। यहाँ पर ये तो सही है, लेकिन ये जो डेट है ये थोड़ी सी यहाँ पर गलत है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 ओनली करेक्ट है और इसकी वजह से केवल एक। इसके संदर्भ में हम बात करें तो भारत और इजराइल ने एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो उनके रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए सहयोग के कार्यक्रम के लिए 3 साल की रूपरेखा तैयार करता है। यह कार्यक्रम वर्ष 2020 से 23 के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग का कार्यक्रम है, जो कि 18 मई 1993 को उनके बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक समझौते पर आधारित है। तो यहाँ पर जो डेट है जो इसके हस्ताक्षर की है वो 18 मई 1993। फाइन। जब उस समय से 1 साल से थोड़ा अधिक समय के बाद उन्होंने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पहचाने जाने वाले सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में संस्कृति और कला विशेषज्ञों का आदान प्रदान, सांस्कृतिक विरासत और पुरातत्व की सुरक्षा में सहयोग को प्रोत्साहित करना और साहित्यिक उत्सवों और पुस्तक मेलों का आयोजन करना शामिल है। इसमें छात्रवृत्ति के माध्यम से छात्र आदान प्रदान भी शामिल है। एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में फिल्मों और फिल्म निर्माताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, और युवा विनिमय कार्यक्रम जिसमें युवा जो हैं वहाँ एक दूसरे की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं, और युवाओं में खेल से संबंधित बातचीत को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। तो नए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3 है कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रशासन पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट है समूह का उद्देश्य भारत और दुनिया के लिए कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उम्मीदवार टीके लगाने,
टीके तैयार करने, उनका उत्पादन करना और लॉन्च करने के लिए दुनिया भर में चल रहे किसी भी प्रयास में भारत को सबसे आगे रखना है। दूसरा ये पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है। और वहीं बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, यह उन भारतीय कंपनियों को जोड़ने में मदद करेगा जो किसी भी उम्मीदवार टीके में रुचि रखते हैं, और यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा कि संबंधित परीक्षण डेटा हमारी नियामक एजेंसियों को उपलब्ध रहे। तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, इसलिए आंसर सी होगा। इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रशासन पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है, और इस समूह का उद्देश्य जो है भारत और दुनिया के लिए कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ये उम्मीदवार टीके लगाने, उनका टीकों का तैयारी करने, उत्पादन करने, लॉन्च करने के लिए दुनिया भर में चल रहे किसी भी प्रयास में भारत को सबसे आगे रखना है। ठीक है, और विदेश मंत्रालय के इनपुट और समर्थन के माध्यम से यह विशेषज्ञ समूह उन भारतीय कंपनियों को जोड़ने में मदद करेगा जो किसी भी ऐसे उम्मीदवार टीकों में रुचि रखते हैं जो डेवलप किए जाएंगे, और यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा कि संबंधित परीक्षण डेटा हमारी नियामक एजेंसियों को उपलब्ध है या नहीं। तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे अटल बीमित कल्याण योजना, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड और मुद्रा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को लागू कर रहा है। ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसका जो इसके लिए जो नोडल एजेंसी है ये हमारा यहाँ पे गलत है, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है हमारी ESIC, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है हाल ही में इस योजना को अगले साल 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो ये यहाँ पे सही है, और इस तरीके से हमारा केवल स्टेटमेंट 2 सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा केवल दूसरा, मतलब बी। तो इसके विषय में बात करें तो ESI एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र इस वर्ष 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच बेरोजगारी लाभ के रूप में 3 महीने की औसत मजदूरी के 50% का भुगतान करने के लिए मानदंडों में ढील दी है। ESIC ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में कल आयोजित अपनी 182वीं बैठक में निर्णय लिया, और ESIC अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को लागू कर रहा है, जिसके तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कवर किए गए श्रमिकों को बेरोजगारी लाभ का भुगतान किया जाता है। ESI ने अगले साल 30 जून तक एक और वर्ष के लिए योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। मौजूदा स्थितियों और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार गंवाने वाले श्रमिकों के लिए राहत के मानदंडों को कम करने का निर्णय लिया गया है, और राहत पाने के लिए पात्रता मानदंड में भी छूट दी गई है। राहत का भुगतान पहले के 25 दिनों के औसत मजदूरी के 50% तक बढ़ा दिया गया है, जो बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों तक देय औसत मजदूरी का 25% है। बेरोजगारी के 90 दिनों के बाद देय होने वाली राहत के बजाय 30 दिनों के बाद भुगतान किया जाएगा। और इस तरीके से हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? भारत के सबसे स्वच्छ शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, तो इसका जो खिताब जीता है वो इंदौर ने जीता है। और इसके विषय में अगर हम स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की बात करें तो इसका डेटा अभी आया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के लिए पुरस्कार भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कौन सा? आवास और शहरी मामलों
का मंत्रालय, जिसको हम इंग्लिश में MOHUA भी बोलते हैं। तो इस मंत्रालय के द्वारा किए गए वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण के 5वें संस्करण की घोषणा। तो ये जो सर्वेक्षण है ये 5वां संस्करण है, 5वां, और इसकी घोषणा की गई है। स्वच्छ सुरक्षण 2020 ने कुल 4242 शहरों, जिसमें इतने शहर, 62 छावनी बोर्ड और 97 गंगा नगरों का सर्वेक्षण किया। तो इसमें इंदौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता और सूरत और नवी मुंबई क्रमशः सेकंड पे रहीं। तो ये फर्स्ट पे रहा और सूरत यहाँ पे सेकंड और नवी मुंबई थर्ड पे रहा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो शहर हैं जिनकी ये कैटेगरी की बात कर रहे हैं, इसमें केवल उन्हीं शहरों को शामिल किया गया है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से जनसंख्या ज़्यादा है, किससे? 1 लाख से। ठीक है, और इंदौर ने क्लीन सिटी का ये जो खिताब जीता है, क्लीनेस्ट सिटी का, ये चौथी बार जीता है, लगातार ये चौथी बार। तो ये इंदौर 4वीं बार। फाइन। आगे बात करें इसी स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे की, तो छत्तीसगढ़ ने 100 ULB से ज़्यादा की श्रेणी में भारत के सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब जीता है। छत्तीसगढ़ तो सबसे स्वच्छ राज्य। यहीं पे अगर बात करें तो जबकि झारखंड को जो है 100 से कम ULB श्रेणी में भारत का सबसे, ये जो है ये ग्रेटर देन 100 ULB अर्बन लोकल बॉडी, एंड ये जो झारखंड तो इसको जो खिताब मिला है वो लेस देन 100 ULB की कैटेगरी में मिला है। वहीं गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में इनकी बात करें तो यहाँ पे गंगा नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे तो इसमें ये जो शहर हैं इनमें सबसे स्वच्छ शहर का खिताब वाराणसी को गया है, वाराणसी। और वहीं नई दिल्ली को देश में सबसे स्वच्छ राजधानी, यहाँ पे बात करें नई दिल्ली, तो ये जो है ये सबसे स्वच्छ राजधानी है, ये जितनी भी स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं। और जालंधर छावनी बोर्ड को देश के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड, यहाँ पे छावनी बोर्ड की बात करें तो जालंधर इसको छावनी बोर्ड, सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का इसका खिताब मिला है। और वहीं गुजरात के अहमदाबाद को 40 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर के लिए सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे जो ये कैटेगरी डिवाइड की गई है ये 1 लाख से ऊपर, और ऐसे ही यहाँ पे अहमदाबाद जो है अहमदाबाद, तो ये अहमदाबाद को जो खिताब मिला है ये 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए। ठीक है, और MOHUA के कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार कुल 6 शहरों इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट और मैसूर को 5 स्टार शहरों और 86 शहरों को 3 स्टार, वहीं 1 स्टार के रूप में 64 शहरों को ये दर्जा दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में खबरों में दिखी ट्राईफूड प्रोजेक्ट, ट्राईफूड TRIFOOD, ट्राईफूड प्रोजेक्ट जो है निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? तो ट्राईफूड ये जो है ये ट्राईफेड की पहल है। इसके विषय में अगर हम बात करें तो ये ट्राईफेड इसकी फुल फॉर्म होती है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, द ट्राइबल
कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में हम बोलेंगे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। भारतीय, ये फुल फॉर्म अक्सर पेपर में आ जाती है, भारतीय जन, या फिर इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती है, जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। ठीक है। तो ये इसकी स्थापना जो है 1987 में की गई थी और यह राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय किसके जनजातीय कार्य मंत्रालय, तो इसके अधीन यह कार्य करता है और इसके नियंत्रण में काम करता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुख्यालय है न्यू दिल्ली या फिर दिल्ली। तो ये दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इस पे हम बात करें ये ट्राई फूड, इस प्रोजेक्ट की ट्राई फूड, तो ये जो एक्रोनिम ये लिया गया है, ये ट्राई लिया गया है आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ट्राइबल अफेयर्स से यहाँ से ट्राई लिया है एंड दिस फूड इज़ टेकन, ये जो लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड, एंड तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड से लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्री ने रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में ट्राई फूड मंत्रालय के ट्राई फूड प्रोजेक्ट के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों को लॉन्च किया है। लॉन्च मतलब इलेक्ट्रॉनिकली लॉन्च किया है। यह ट्राई फूड खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ फाइन। तो ये याद रहेगा किस किस ने मिलके लॉन्च किया है। और ट्राई फूड का उद्देश्य जो है वो आदिवासी वन समर्थकों, ये जो हमारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं तो उनको आदिवासी लोग जो हैं ये जंगलों से कलेक्ट करते हैं और इनके द्वारा एकत्र किए गए MFP के बेहतर, ये MFP बेसिकली ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये कलेक्ट करते हैं इसके बेहतर उपयोग और इसके मूल्य संवर्धन के माध्यम से इसका मूल्य संवर्धन किया जाए और फिर इसके माध्यम से इनकी आय को बढ़ाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासियों की आय को बढ़ाना। इसे प्राप्त करने के लिए एक शुरुआत के रूप में 2 लघु वन उपज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। लघु वन उपज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय लोगों की आय बढ़ाना, ST लोगों की आय बढ़ाना। ठीक है। तो रायगढ़ महाराष्ट्र में इसका में इकाई जिसका उपयोग महुआ, आंवला, कस्टर्ड, सेब और जामुन में अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा और महुआ पे आंवला रस, कैंडी, जामुन का रस और कस्टर्ड सेब के गूदे का उत्पादन करेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मल्टी कमोडिटी प्रोसेसिंग सेंटर महुआ, आंवला, शहद, काजू, इमली, अदरक, लहसुन और अन्य फलों और सब्जियों जैसे वस्तुओं के प्रसंस्करण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्राफ्ट ई फार्मेसी नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 2 कथन हैं और ये पूछा गया है कि सही कौन है। इसमें ई फार्मेसियों को एक तरह से परिभाषित करने का भी प्रस्ताव दिया जो उन्हें दवाइयाँ वितरित करने, बेचने और स्टॉक करने की अनुमति दे।
तो पहले यहाँ पे ई फार्मेसी जितनी भी ये दवा की दुकानें हैं, हम जो दवा ख़रीदते हैं ये फ़िज़िकल स्टोर से ख़रीदते हैं, और आजकल इनका जो विपणन है वो ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से भी होने लगा है। ऑनलाइन कंपनियां आ गई हैं बाज़ार में, और जहां हम इलेक्ट्रॉनिकली ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर प्लेस करते हैं, और ये हमें ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं, और ये ऑनलाइन ही हमें डिस्काउंट देते हुए हमारे घर पर दवाओं की सप्लाई कर देती हैं, विपणन कर देती हैं। तो इनको ई फार्मेसी बोलते हैं, और यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। वहीं दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, प्रस्तावित नियम भारतीय दवा नियमों की अनुसूची 10 में निर्दिष्ट कफ सिरप जैसी आदत बनाने वाली दवाओं को बेचने से रोकते हैं। तो यहाँ पे अनुसूची 10 और इसमें कफ सिरप जैसी इनको जो है ये रोकते हैं, तो ये भी कथन सही है यहाँ पर, इसलिए दोनों कथन सही हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। इसके विषय में बात करें तो हाल ही में भारत के ऑनलाइन फार्मेसी बाज़ार में क्यों ये डिस्कशन में आया, क्योंकि ये भारत के ऑनलाइन फार्मेसी बाज़ार में 2 महत्वपूर्ण विलय और अधिग्रहण सौदे अभी हुए हैं, जिसमें रिलायंस रिटेल, जो कि रिलायंस समूह की एक इकाई है, इसने चेन्नई स्थित ई फार्मेसी नेटमैट्स, कौन सी नेटमैट्स का अधिग्रहण किया है, नेटमैट्स। तो इसको किसने अधिग्रहण किया है, इसको खरीदा है रिलायंस रिटेल ने, रिलायंस रिटेल, ठीक है। और ये किसकी सब्सिडरी है, रिलायंस की, जिसके मालिक हैं मुकेश अंबानी। वहीं एक और इसके अलावा जो अधिग्रहण हुआ है वो है नेटमैट्स, वही ये मेड लाइफ का भी यहाँ पे हुआ है, मेड लाइफ, और ठीक है, चलो मैं इसका नाम भूल गया, आगे बढ़ते हैं। वहीं ड्राफ्ट ई फार्मेसी नियम्स की बात करें तो सरकार ने ई फार्मेसियों के लिए मसौदा नियमों को लागू किया था, लेकिन इन दिशा निर्देशों में कभी भी दिन का प्रकाश नहीं देखा, ठीक है। कहने का मतलब ये मसौदा बनाया लेकिन इसको लागू नहीं किया, और ऑनलाइन फार्मेसी खिलाड़ियों के लिए विनियमों पर 2016 में काम चल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो जो गाइडलाइंस हैं वो सामने नहीं आई हैं। ई फार्मेसियों के लिए ड्राफ्ट नियमों ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री, ई पर्चा, क्या होता है ई पर्चा मतलब जो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है वो क्या होता है, और ऑनलाइन फर्मों को किस प्रकार के लाइसेंसों की आवश्यकता है संचालन करने के लिए नियामकों से प्राप्त करने की आवश्यकता होगी को परिभाषित करने की मांग की है। इस मसौदे में ई फार्मेसियों को देश के शीर्ष दवा नियामक से संचालित करने के लिए एक केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे पूरे भारत में उनको एक ही लाइसेंस से काम चल सके, जिसका उपयोग इसे देश भर में संचालित करने के लिए किया जाएगा। इसने ई फार्मेसियों को एक तरह से परिभाषित करने का भी प्रस्ताव दिया है, जो उन्हें दवाइयाँ वितरित करने, बेचने और स्टॉक करने की अनुमति देगा। प्रस्तावित नियम भारतीय दवा नियमों की अनुसूची 10 में निर्दिष्ट कफ सिरप जैसी आदत बनाने वाली दवाओं को बेचने से रोकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कथन जो ऑप्शन सी है वो सही है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तीस्ता नदी निम्नलिखित में से किस राज्य या राज्यों से होकर बहती है? तो तीस्ता नदी ये नेपाल से निकलती है और ये सिक्किम से होते हुए ये पश्चिम बंगाल से होते हुए और ये बांग्लादेश में घुस जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे पहला और दूसरा सही है और इसीलिए ऑप्शन बी। तो इस पर अगर हम बात करें तो तीस्ता नदी पर एक व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना के लिए बांग्लादेश चीन से लगभग $1 अरब के ऋण पर चर्चा कर रहा है। तीस्ता नदी एक 315 किलोमीटर लंबी नदी है जो पूर्वी हिमालय से शुरू होती है, जो बांग्लादेश के माध्यम से सिक्किम और पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्यों से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है और भारत में यह दार्जिलिंग ज़िले और रंगपो, जलपाईगुड़ी और मेखलीगंज शहरों से होकर बहती है। यह बांग्लादेश में फुलचड़ी में जमुना नदी में मिलती है। तो यह है
जमुना नदी मिल जाती है। और भारत और बांग्लादेश तीस्ता में पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद में रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के साथ बांग्लादेश की चर्चा ऐसे समय में हुई है जब भारत और चीन के बीच जो है लद्दाख में गतिरोध जारी है। तो ऐसे समय पर ये उनकी डील हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 ये है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1G एंड 2G बायो एथेनॉल प्लांट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये 1G एंड 2G हमने टेलीकॉम में तो पढ़े हैं, 1G 2G 3G 4G और 5G आने वाला है। लेकिन ये एथेनॉल, ये फ्यूल्स या ईंधन के संदर्भ में यहाँ पे 1G और 2G का प्रयोग किया गया है। तो आगे देखते हैं। 1G बायो एथेनॉल संयंत्र गन्ने के रस, मोलासेस, जो गन्ने को क्रश करने के बाद जो बचता है तो वह मोलास का उपयोग करते हैं, जो चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद है और कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो 1G है ये बिल्कुल ये इसके लिए यहाँ डेफिनीशन एकदम सही दी गई है। वहीं 2G की बात करें तो 2G पौधे बायो एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए अधिशेष बायोमास और कृषि अपशिष्ट का उपयोग करते हैं। ये भी यहाँ सही है। कहने का मतलब ये है 1G में डायरेक्ट गन्ने का रस या प्लांट्स को या उनका जूस निकालने के बाद जो बच जाता है उसको, उस मटेरियल को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वह डायरेक्ट जो हम कर रहे हैं वह 1G टेक्नोलॉजी है। एंड 2G में क्या होता है, हम क्योंकि यहाँ पे हमने गन्ना जो है हमारा एक फूड प्रोडक्ट भी है और अगर हम डायरेक्ट इसे यूज़ कर रहे हैं तो हमारी फूड सिक्योरिटी पर खतरा आ सकता है। तो इसीलिए अब नया उपाय क्या निकाला गया कि अगर हमारा कोई ऐसा फूड आइटम जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, हमारी फूडिंग नीड्स को पूर्ति करते हुए उसके बाद जो अधिशेष बचा है उसका प्रयोग करके, या फिर कृषि में जो हमारे कुछ फसलें सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो वो जो अपशिष्ट हैं तो उनका प्रयोग करके अगर हम बायो एथेनॉल बनाएं तो उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, 2G। तो समझ में आ गया होगा 1G एंड 2G। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। तो इसके विषय में और चर्चा करें तो सरकार ने कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और आयातित कच्चे तेल, क्योंकि हमारा जो कच्चे तेल का आयात है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें कमी लाने का सरकार का प्रयास है। और इसकी वजह है कि हमारे देश से डॉलर या विदेशी मुद्रा का विदेशों में जो निर्गत हो रहा है तो उसे रोकने के लिए। ठीक है, तो भारत जो है अपनी जो विदेशी कच्चे तेल पर जो निर्भरता है उसे कम करने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, और जिसके तहत जो एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत, एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत 2022 तक, तो यहाँ पे 2022 तक जो पेट्रोल हमारे यहाँ बिकता है रिटेल में, तो उस पेट्रोल में 10% हमारा क्या होगा, एथेनॉल। ठीक है, और इसका यहाँ पे मिक्सिंग होगी। और वहीं हमारा एक फ्यूचरिस्टिक टारगेट है 2030 तक का। तो 2030 तक ये जो एथेनॉल की मिक्सिंग है पेट्रोल में, इसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, वो रखा गया है 20% तक। तो 20% एथेनॉल जो है इसमें मिलाया जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये सस्ता होगा, यहीं अपने देश में होगा, तो इस वजह से हमारे जो विदेशों में जाने वाले डॉलर हैं वो कुछ बच जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए 3 राज्य संचालित ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, जिनमें से हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, BPCL, एंड तीसरी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL। तो ये तीनों जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, तो ये जो हैं वर्तमान में 2G जैव एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। तो ये जो है इसके 2G जो जैव एथेनॉल संयंत्र है उसको ये लगा रही हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं।
नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है किससे संबंधित है। तो यहाँ जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की बात की जा रही है ये जो है ये नागा मुद्दा है हमारा नागालैंड में। तो नागा मुद्दा से संबंधित है और नागालैंड में शांति के लिए जो सरकार ने एक 2015 में एक समझौता किया था तो उससे संबंधित है। तो वो जो 2015 में मोदी सरकार ने एक समझौता करके और वहाँ पे शांति स्थापित करने की कोशिश की थी, तो उस समझौते में थोड़ी सी अड़चन आ गई हैं और जिस पर हम चर्चा करें तो 2015 में केंद्र और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो कि ईसाक मोइवा गुट, कौन सा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ईसाक मोइवा, ठीक है। तो ये ईसाक मोइवा इसके लीडर हैं। तो ये गुट या शांति प्रक्रिया के चरमपंथी समूहों में से सबसे बड़े NSCN-IM के बीच एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके ये जो समझौता है ये इसके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में साइन किया गया था और उसके बाद वहाँ 100 से अधिक जो वार्ता के राउंड हैं वो हुए हैं। नवीनतम अगर परिदृश्यों की बात करें तो NSCN-IM द्वारा नागालैंड के गवर्नर RN रवि, तो नागालैंड के जो गवर्नर हैं, नागालैंड के गवर्नर मतलब राज्यपाल, तो यहाँ राज्यपाल हैं RN रवि। तो यहाँ पे इन्होंने NSCN-IM इन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो गवर्नर हैं यहाँ के RN रवि को 23 वर्षीय शांति प्रक्रिया के लिए केंद्र के वार्ताकार के रूप में हटाने की मांग शामिल है। तो यहाँ पे ये इसके गवर्नर भी हैं और इनको जो है सरकार ने इसी मुद्दे के लिए केंद्रीय वार्ताकार भी बना रखा था, वार्ताकार, ठीक है। और तो इसकी वजह क्या है जो उन्होंने इनको हटाने की मांग की है, वो ये कहते हैं कि इन्होंने जो ये एग्रीमेंट हुआ था तो ये एग्रीमेंट में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया था और उन शब्दों में बेसिकली इनकी डिमांड थी कि हमको जो है जैसे भारत जो है भारत में अपना संविधान है और भारत जो है वो संप्रभु देश है, ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने अपनी ऑटोनॉमी और सोवरेंटी मांगी थी, अपनी संप्रभुता, और इन्होंने ये बोला था कि भाई हम जो है ये भारत सरकार के साथ ही हम को एग्जिस्ट करेंगे और हमारी भी संप्रभुता जो है वो एग्जिस्ट करेगी, भारत सरकार की भी संप्रभुता रहेगी, हमारी भी रहेगी और हम इंडिपेंडेंटली पैरेलली हम रहेंगे। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट था उसमें एक नई शब्द यूज किया गया था और इस शब्द को बड़ी चालाकी से RN रवि जी ने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। और इसी मुद्दे पर यहाँ पे झगड़ा उत्पन्न हुआ है और जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो इनका जो उद्देश्य था वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। चलो तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है और आगे तो अगले वीडियो में हम जो है कल 22 अगस्त 2020 की जो ये डेली करंट अफेयर्स है और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि वाजीराम द्वारा प्रोवाइडेड हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और हमें मोटिवेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस बराबर मिलते रहेंगे और इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा होगा। तो फिर मिलते हैं।